वक्त ऐसा था कि मुझे पूरे दिन के 24 घंटे ना इतने लंबे लगते थे, और आज ये वक्त है कि मेरे लिए ये 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे को पूरे दिन में इतने सारे काम करने पड़ते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू अब मुझे वापस मिल चुकी है। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे पहचाना, मुझे मैसेज किया, और 14 ईयर्स बाद मैं उन लोगों से मिली फर्स्ट टाइम। यूट्यूब से देख देख के कैमरे की सेटिंग सही करी, यूट्यूब से देख देख के मैंने माइक वगैरह, वीडियो कैसे, खुद की वीडियो कैसे एडिट करूँ वो तक सीखा। लाइट चली गई, अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं, मुंह पोछा, रख दिया। बारिश आ गई, बैठे पड़े, आधा मेकअप लगा रखा है, बैठी हुई हूँ। भाई बारिश बंद हो जाए तो मैं आगे चालू करूँ। हालांकि ये ग्रुप एक दूसरे की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, इनकी पीछे से आपस में बिचिंग चलती है। अब हम मेकअप इंडस्ट्री से हमें बातें आ जाती है। एक आर्टिस्ट थी जिनका मेकअप में बहुत ऐसे हो पागल थी, अब नहीं है। अब मैं अपने खुद के रोल मॉडल हूँ। अगर उससे दुनिया बोल रही है तो अच्छी बात है। अगर वो खुद को गॉड ऑफ आई मेकअप बोल रहे हैं या वो खुद को ट्रेंड सेटर बोल रहे हैं, तो खुद के मुंह से खुद की तारीफ तो देखो अच्छी नहीं लगती। देखो मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। मे भी हो सकता है तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चुभ जाए या बुरा लग जाए। ट्रेंड तो बहुत सारे चल रहे हैं। कोई जैकलिन फर्नांडिस बना के डांस करवा रहा है, राधा जी बन रहे हैं, कन्हैया जी बना रहे हैं। ये पीआर ही तो बोलता है करो, ऑडियंस बेवकूफ है, ऑडियंस को धर्म के नाम पे उल्लू बनाओ। डायरेक्ट पिंच मार दिया आपने तो। I was suffering from tuberculosis, abdomen tuberculosis, जिसकी वजह से मैं 1 साल तक कंटिन्यू बीमार थी। अरे रोल हो रहा है क्या? चलो लेट्स गो। So hello and welcome to the first season and the first episode of the Shivam podcast. So today we have a very special guest, a good friend of mine, a businesswoman, an educator, and she is the fab makeup artist. Can we all please welcome Sneha Sharma? Hello Sneha ji. Hello. So me and my team welcomes you to the first episode of the Shivam podcast, Behind the Brush. Thank you so much for inviting me. You're Thank you. welcome. चलो आप सबसे पहले हम लोग ना आपके बचपन में जाते हैं कि आप बचपन में कैसे बच्चे थे, शरारती थे, शाय थे या अपने में ही बात करने वाले थे? देखो अभी ना मुझे जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उन्हें लगता है मैं बहुत शैतान हूँ, बहुत शाय हूँ। बचपन में वैसे मैं शैतान बहुत रही हूँ, लेकिन साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छी करती थी। मैं एक्टिविटीज़ में बहुत रही अपने स्कूल में, मतलब मैंने अपना जो स्कूल टाइम है वो बहुत इन्जॉय किया है। हालांकि फैमिली इश्यूज़ तो देखो सबके घर में होते हैं, तो वो फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, वो सब मेरे भी रहे हैं। बट मैं ये बोलूँगी, मैं अपने बचपन को बुरा तो नहीं बोलूँगी कि अच्छा नहीं रहा, ऐसा रहा, वैसा रहा। हम सब जिस एज में हैं अभी, सबके बचपन में ऐसा ही होता है। तो मेरा बचपन, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बचपन में मुझे बहुत अच्छी मेमोरीज भी दी है, और मुझे बहुत याद आती है अपने बचपन की कुछ चीज़ों की। एकदम एंजॉय, स्कूल वाला टाइम तो बहुत याद आता है। हाँ, स्कूल वाला टाइम तो मेरे को भी याद आता है यार, वो बहुत अच्छा था स्कूल वाला टाइम। हाँ, मेरा तो मन करता है कि मैं अभी दोबारा जाऊँ, एक दिन ऐसे पूरा दिन निकालूँ अपने स्कूल टाइम के लिए, स्कूल जाके देखूँ, स्कूल के अंदर एंट्री लूँ, क्या चेंजेस है, क्या नहीं हुआ है, वो सारी जो चीज़ें ना मेमोरी एक बार रिवाइंड करूँ। पता नहीं क्यों हम लोग इतने बड़े होके हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं यार अपनी लाइफ में, हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं बचपन में जो हमारे माइंड में मेमोरी बन चुकी है। तो मेरा बचपन तो देखो बहुत अच्छा रहा है। मैं अपने बचपन में किसी को तो ब्लेम नहीं करूँगी। जितनी मेरी काबिलियत थी और जितनी मेरा दिमाग था उस टाइम का, उस हिसाब से मैंने सारी खुराफात की हुई है, सारे मोमेंट जिए हैं। स्कूल टाइम बहुत इन्जॉय किया, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, स्कूल एक्टिविटीज़ और गेम वगैरह में भी बहुत अच्छी थी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो गेम लड़कों के खेलने वाले होते हैं, लाइक कबड्डी, मैंने वो तक खेल रखा है। अच्छा। तो मेरा स्कूल टाइम बहुत अच्छा रहा है। सुपर। स्कूल में तो मैं भी मिस करता हूँ मेरे स्कूल को। जब लाइफ में हमें लगता है ना, हमारे जो बचपन से लेके जो बड़े होने तक की जर्नी होती है ना, वो जो सबसे प्यारा और सबसे अच्छा मोमेंट होता है वो स्कूल और बचपन वाला ही होता है। करेक्ट। बेस्ट मोमेंट, वो चीज़ें दोबारा कहाँ आती है। एग्जैक्टली। बचपन में आप रहते किधर थे? बचपन में मैं रहती थी बदरपुर साइड, और वहाँ मेरा बचपन निकला है। वहाँ पे मेरे स्कूल थे, मैं वहीं पे स्कूल में भी पढ़ाई करती थी वहाँ पे। हालांकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से, सीबीएसई से मैं पास आउट हूँ। ओके। और उधर ही सब बड़े हुए, बचपन सारा बीता, सब कुछ वहीं किया। तो अब थोड़ा सा अपना एक बार आपके बचपन हो गया, अब स्कूल के टाइम पे चलते हैं। स्कूल के टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, तो आप कैसे बच्चे थे? शाय थे, स्पोर्टी थे या ग्लैम गर्ल थे स्टार्टिंग से ही? देखो मेरा ना मिक्स कॉम्बो था, ग्लैम भी थी, शायद तो मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं।
ग्लैम भरा पड़ा था पूरा, और स्पोर्ट्स में बहुत आगे थी, पढ़ाई में भी मैं वो चीज़ पूरी कवर करके चलती थी। स्कूल में मैं अगर क्लास की बात करूँ तो क्लास में मैं फेवरेट स्टूडेंट रही हूँ टीचर्स की, मतलब हर एक्टिविटी में मैंने ध्यान दिया है। मेरे स्कूल में ना ड्रेस होती थी स्कर्ट, और जब मेरा स्कूल में एक्चुअली क्या हुआ था ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्राइवेट स्कूल से सीधे गवर्नमेंट में डाल दिया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज। सो मैं स्कूल गई, स्कूल में मैं देखा गर्ल्स ड्रेस वगैरह स्कर्ट वगैरह होती है, पहनती है। मैं क्या करती थी, स्कर्ट के नीचे जो स्लैक्स होती है ना, जिसे हम जनरली पहनते हैं, स्कर्ट उतार के बैग में भर लेती थी, स्लैक्स पहन के ही पूरे स्कूल में खेल रही हूँ। कभी सर वगैरह गेम खेल रहे तो उनके बीच में घुस गई वॉलीबॉल खेलने। हमारे स्कूल में ना पेड़ पौधे भी लगाते थे, कुछ नहीं, दिन भर खोद के जमीन पेड़ पौधे लगा रही हूँ। मैडम भी खुश रहती थी। तो मतलब स्कूल में हर चीज़ में एक्टिविटी ली। आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज, मतलब अवार्ड लेते हुए, क्लास में, एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ में मेरी फ़ोटोज़ है। और मैगजीन्स होती है, जैसे स्कूल्स की मैगजीन्स में हर एक्टिविटी, मतलब मेरे को एक्टिविटी में इतना मज़ा आता था। मैं ना सीरियस, पढ़ाई में मैं अच्छी थी नो डाउट, मेरे अच्छे खासे मार्क्स आते थे, बट मैं 8th स्टैंडर्ड के बाद सीरियस हुई। 8th स्टैंडर्ड के बाद क्यों ऐसा? क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के बाद ना ऐसा लगा कि 8th स्टैंडर्ड के बाद की ना पढ़ाई बहुत अलग है। हाँ राइट। 8th स्टैंडर्ड से पहले तो भाई इतनी मस्ती करी है, इतने मज़े किए हैं क्लास में, ये वाले नहीं कि उल्टे सीधे, बस स्कूल में गए, स्कूल में जाते ही थे हम खेलने के लिए। और हमारे स्कूल में ना, जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता था, खाना मिलता था। ये मैंने बहुत मिस किया है क्योंकि हम लोग का प्राइवेट था, हमें तो कुछ नहीं मिलता था। मुझे स्कूल के वो दाल चावल, वो राजमा चावल, वो जो मिलते थे, भाई साहब इतनी पागल होती ना, हम लोग कुछ नहीं करते थे। हम लोग तो कई बार स्कूल सिर्फ खाना खाने के लिए चले गए। अपने टिफिन में तो लिया, दूसरे के टिफिन में भी लिया। आंटी वगैरह है ना जो खाना बांटती है, उनसे सेटिंग बना रखी थी आराम से। आंटी भी हमारे लिए खाना बचा के रख देती थी, हमें खाना देती थी। तो 8th स्टैंडर्ड तक ही खाना मिलता था, वो 8th स्टैंडर्ड के बाद 9th तक नहीं मिलता था। असली वाली लाइफ चाहिए। आपने तो चलो 8th स्टैंडर्ड के बाद भी सीरियस हो गए थोड़े से आप। हम लोग तो कभी सीरियस ही नहीं हुए स्कूल लाइफ में। पूरी मौज मस्ती चलती थी। लेकिन पता है मेरी एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने कभी, हालांकि मैं बहुत एक्टिव रही हूँ, खेल कूद बहुत किया, बट मैंने पढ़ाई भी किया है। मुझे नहीं पता मैं कैसे सिलेबस कवर कर लेती थी, बस मैं पढ़ लेती थी। एंड मोमेंट पे मेरे मार्क्स अच्छे आ ही जाते थे। मैं क्लास में टीचर्स की फेवरेट रही ही हूँ। अरे वाह। तो आपके स्कूल के बाहर भी छोले कुलचे वाला होता था? हमारे स्कूल के बाहर छोले कुलचे वाला, चूरन वाला, संतरे वाला, आम पापड़, जलजीरे वाला, मूली मसाला लगा के देते हैं, वो भी सब थे। एक ना हमारे स्कूल के बाहर ना एक समोसे वाला था। शायद जो लोग बदरपुर साइड, जो बदरपुर में एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसके बाहर ना एक समोसे वाला है। उसके समोसे मेरी ज़िंदगी के बेस्ट समोसे थे। कोई प्रमोशन नहीं है, बट यार उन समोसों की बड़ी याद आती है। अभी भी, आज भी मन करता है कि भाई चली जाऊँ। हमारे स्कूल में के बाहर बहुत सारी ऐसी शॉप्स थी, तो बहुत याद आते हैं समोसे वाले, आम पापड़ वाले, छोले कुलचे वाले। मेरे को ना स्कूल में ना 12th स्टैंडर्ड में मुझे ना टॉप करना था। मेरा ड्रीम था, वो मेरा था कि मुझे करना है। तो मैंने ना ट्यूशन लगवाया था अपना। मेरे घर की गली के पीछे एक ट्यूशन वाली दीदी थी, तो मैंने उनसे ट्यूशन लगवाया। मैं ना, जब मेरी दादी दूसरे रूम में होती थी तो मैं दूसरे रूम में तकिया लगा के, उसके ऊपर चादर डाल के, लाइट बंद करके ट्यूशन पढ़ने जाती थी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो मेरी दादी को लगता था यार ये डेली लाइक ठीक है, पढ़ रही होगी, सो रही होगी। एक दिन मेरी दादी ने चादर हटा दी। ओह भाई उसके बाद फिर जब मैं घर आई, उन्हें पता चला। फिर उसके बाद पापा से शिकायत लगा दी कि ये कहीं गई थी, ये कहीं जाती है, ये डेली जाती है, मुझे पता चल गया। तो भाई कूटा घर वालों ने बहुत बुरी तरह। फिर मैंने बताया कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ। हालांकि मेरे पूरे घर में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे बोर्ड में रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मेरे 12th स्टैंडर्ड में रहे हैं। और 10th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मेरे 10th के बोर्ड की किताबें जला दी थी बिकॉज एग्ज़ाम नहीं देना। बिकॉज फैमिली कंजर्वेटिव रही है ना, सो हमेशा वो बोलते थे कि शादी कर लो, क्या रखा है पढ़ाई में। तो उन्होंने किताब जला दी। ठीक है जला दो, कोई नहीं, स्कूल में जाके मैडम को बता दिया। उन्होंने बोर्ड मीटिंग बिठा दी, घर वालों को बुला लिया। तो फिर किताबें भी मुझे मिल गई। मैंने 12th स्टैंडर्ड में भी एग्ज़ाम दिए। मेरे घर वालों की किसको एक ही शिकायत रही कि ये इतनी अड़ियल क्यों है, ये इतनी ज़िद्दी क्यों है। उनकी वो कंप्लेंट रही है। प्लस हम अगर इसे शादी के लिए बोल रहे तो ये शादी कर क्यों नहीं रही है। सो ये सीन रहा है। मैं तो बोलती हूँ भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, बट देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी अब जाके कोई शिकायत नहीं है उनसे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि
ठीक है भाई, अगर जो भी रहा हमारे लाइफ का पार्ट था, पिट गए, लड़ लिए, झगड़ लिए, सबसे अच्छी बात है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पढ़ाई में, पढ़ाई पूरी की। आज के टाइम में मुझे कोई पूछ ले कि तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, आई कैन से दैट कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी किया एक्चुअली, तो मैंने मास्टर्स तक किया, तो बेस्ट रहा मेरी लाइफ से कोई कंप्लेंट नहीं है अभी तक। शुरू से ही आप शरारती रहे हो? हाँ, शरारती तो मैं बहुत हूँ। जो करना है वो करना है, मन की करनी है। मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि ये बगावत करेगी, अच्छा। ये कुछ तो करेगी, कुछ तो कांड करेगी। मुझे नहीं पता आज तक वो कांड था क्या। वो कांड वो था, पॉजिटिव वे में उन्होंने बोला कि आप इतना बड़े सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे, वो कांड था। ये आपके उस टाइम हॉबीज क्या थे, आपको याद है? स्कूल टाइम की तो देखो हॉबी थी डांस करना, उसके बाद ड्राइंग करना, थोड़ा सा खेल कूद कर लेना। पढ़ाई को तो मैं बाद में रखती थी, पहले मुझे स्कूल जाते ही खेलना है, कूदना है, ड्राइंग करनी है, म्यूजिक क्लास होती थी, म्यूजिक में जाके गाना गाना है, उसके बाद बच गया टाइम तो पढ़ाई करनी है। तो वहाँ पे कभी भी हॉबी में आपका मेकअप नहीं था कि आपको एज अ मेकअप करना है या मेकअप आर्टिस्ट बनना है? मैं बताती हूँ कुछ हरकतें मेरी, मुझे अब याद आ गई, जैसे कि आपने अभी बात की, मेरी ना कुछ हरकतें ऐसी रही हैं कि लाइक मम्मी के प्रोडक्ट निकाल के मैंने थोड़ा बहुत लगा लिया इधर उधर, ये वाली हरकत रही है मेरी बचपन में। तो बचपन से ही स्टार्ट हुआ है वो आपका? बचपन में तो देखो मेरे को भी नहीं पता था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। जर्नी भाई कहीं ना कहीं तो लेके जाती है। करेक्ट। सो तो आप मेकअप आर्टिस्ट बनने से पहले आप क्या थे एग्जैक्टली? स्नेहा शर्मा क्या थी? मैं बताती हूँ, मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद एक टीचिंग कोर्स भी किया है, सीटेट जो मैं पास हूँ, सीटेट पास हूँ। उसमें क्या होता है ना, मेरे टाइम पे ना सीटेट पास करने के बाद जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब। सो उस टाइम पे मैंने सीटेट पास कर ली, एंड देन उसके बाद सीटेट कर ली। स्कूल में मैंने पढ़ाया भी। देखो एक तो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मुझे स्कूल में भी ना, जब मैं टीचिंग कर रही थी, मुझे बहुत परेशान किया स्कूल की प्रिंसिपल ने भी, स्कूल के स्टाफ ने भी। वहाँ पे ना मैं ही एक लड़की थी स्कूल में, जो भी मेरे स्कूल में मैंने पढ़ाया, मैं नाम ले लूँगी, उस पूरे स्कूल में मैं सबसे छोटी थी। तो मेरे को कोई भी लपेट लेता था, गलती कोई और करता था, मेरे को सुनने को मिलता था। मेरे को बहुत परेशान करती थी स्कूल की खड़ूस प्रिंसिपल। सो मेरी ये जर्नी रही है। मुझे उन शादीशुदा औरतों के बीच में मुझे बहुत परेशान किया गया है। तो स्कूल जर्नी मेरी ऐसी रही है। हाथ पैर मैंने पूरे मारे हैं, बट मुझे ना स्कूल में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। लाइक सुबह मैं 6 बजे उठती थी, फिर मैं तैयार होती थी, 8 बजे मैं स्कूल जाती थी, पैदल पैदल पढ़ाने जाना होता था। फिर मैं 1 बजे आ रही हूँ, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। फिर ट्यूशन की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती, फिर वो सर्कल चल रहा था। मुझे उस सर्कल में ना हमेशा ये लगता था कि मुझे नहीं लगता मैं ये वाली चीज़ ज़्यादा टाइम तक कर पाऊंगी। सो आई डिसाइड टू नहीं करना भाई, टीचिंग नहीं करनी। फिर छोड़ दिया? छोड़ दिया। कुछ लोगों ने मुझे निकाल भी दिया स्कूल से। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी वो छोड़ने के बाद? आप कहीं ना कहीं से तो आपको थोड़ा सा इंस्पायर हुआ होगा कि लेट्स स्टार्ट योर जर्नी विद एज एन मेकअप आर्टिस्ट। मैंने ना स्कूल जब मैंने छोड़ा टीचिंग करना, सो मैंने ना बहुत सारी जॉब के लिए ट्राई किया, लिटरली जॉब्स के लिए ट्राई किया। एंड मैं आपको बताती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है 25 to 26 जॉब से मुझे इतना गंदा रिजेक्शन मिला हुआ है ना। मुझे वो दिन याद है कि जब मैं इंटरव्यू देने जाती थी, कहीं पे तो बोलते थे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती निकल जाओ, अगर आपको ये नहीं आता निकल जाओ। एक तो मैं उस टाइम पे ग्रेजुएशन कर ही रही थी और मैं जॉब भी ढूंढ रही, मुझे थोड़ी पता था, मुझे किसी ने बताया नहीं कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलती है। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं टीचिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं वो भी कर रही हूँ। तो जब मुझे इतने सारे रिजेक्शन मिले, मैं हमेशा, मेरे ना सेल्फ डाउट जो होता है ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो तो मेरा ऐसे धरती के अंदर ना ऐसे घुस गया था जैसे निकालना मुश्किल था। इतने रिजेक्शन। मैंने एक्सिस बैंक में ट्राई किया, मैंने एक्सिस बैंक में जॉब की, उसमें भी मुझे वहाँ पे नहीं जमा, मुझे लगा नहीं हो पाएगा ज़्यादा दिन, तो मुझे निकाल दिया। तो मुझे वहाँ, जब मैं वो सारी जॉब कर रही थी ना, मुझे वहाँ हमेशा एक ऐसी बात क्लिक करती थी, ये मुझसे ज़्यादा दिन नहीं हो पाएगा, ये मुझसे ज़्यादा दिन हो नहीं पाएगा, ये मैं कैसे करूँगी पूरी ज़िंदगी, लोग जॉब कैसे कर लेते हैं। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी। मतलब मुझे नेचर हिंट दे रहा था, बट मैं कभी समझ नहीं पाई। और वो आपका जोन भी तो नहीं था ना कि आप बस जस्ट फॉर द टाइम बिंग इसको कर लेते हैं, जस्ट फॉर द सर्वाइवल थिंग। वो एक्चुअली जोन नहीं था आपका।
तो कुछ कुछ कैसे होता है ना, कुछ कुछ चैलेंजेस हमारे होते हैं जो हम अपनी फील्ड में आने से पहले फेस करते हैं, वो तो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, बट हमारी फील्ड में आने के बाद भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ऐसे वो इजी नहीं हो जाता है। वो क्या आपके चैलेंजेस रहे एज ए मेकअप आर्टिस्ट मार्केट में उतरने के बाद? देखो इजी तो सच बताऊं कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। करेक्ट। सो चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप की है मैंने। पहले छोटी चीज़ों से शुरुआत की। उस टाइम पे जब अभी तो एंड्रॉयड फ़ोन देखो सबके पास है, भले ही कैमरा अच्छा नहीं है लेकिन एंड्रॉयड तो सबके पास है। सो थोड़ा बहुत मेकअप करना आता था, थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से सीख लिया। तो मैंने ना छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाने स्टार्ट किए। सबसे पहले तो जिस टाइम पे मैं मेकअप की चीज़ें कर रही थी ना, उस टाइम पे जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मेकअप करना है, मैंने घर पे ही वो सारी चीज़ें ट्राई की। मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करते हैं। सोशल मीडिया पे तो मैं कभी नहीं डरी किसी से। मैंने कहा चलो यार जितना आता है उतना तो डालते हैं सोशल मीडिया पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो थोड़ा बहुत मेकअप करके फिल्टर भी लगा के मैं वीडियो डालती थी इंस्टाग्राम पे। मुझे नहीं पता था, मुझे सोशल मीडिया का नहीं पता था कि भाई इस पे कैसे काम होता है, क्या होता है। मैंने किसी को देखा भी नहीं उस टाइम पे कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मैं उस फील्ड में नई आई थी। करेक्ट। तो मैंने ऐसे डाल दी। बस डालते डालते मुझे इंटरेस्ट आने लगा वीडियोस का, तो मैंने कहा और डालते हैं, और फिल्टर लगा लगा के डालने लग गई। तो आप मेरे इंस्टाग्राम के नीचे पूरा स्क्रॉलिंग में जाओगे, आपको दिखेगा कि मेकअप के बाद भी फिल्टर लगा रखा है। आपकी कोई टाइमिंग्स हैं कि आपको इतने से इतने बजे तक ही काम करना है, उसके बाद आपको काम नहीं करना है? ऐसा कुछ सोचा है आपने? नहीं है। मेरे अंदर ना एक प्रॉब्लम है। अगर मैं कोई काम करने बैठी हूँ तो मेरे को ना ये रहता है कि यार ये काम खत्म करने के बाद ही सोऊंगी। और अगर मैं कोशिश करूँ भी ना उस काम को छोड़ के सोने की, तो भाई मेरे को नींद नहीं आती। तो मैं ना अपना पूरा काम करती हूँ और मेरे लिए काम का कोई टाइम नहीं है। मैं अपनी ऑडियंस को एक्चुअली बताना चाहूँगी, प्लीज प्लीज, बिकॉज मेरी ऑडियंस को जानना है मेरी जर्नी कैसी रही है यहाँ तक की। इंस्पायरिंग हो सकती है ये चीज़। मेरी ना जो जर्नी रही है उसमें देखो मेरे को कुछ नहीं पता था। आई हैव अ एंड्रॉयड फ़ोन, मैंने उसी से बनाना स्टार्ट किया था। मेरे पास एक ही रिंग लाइट थी, उस रिंग लाइट में मैंने बनाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मुझे लोगों का इंटरेस्ट आने लगा, लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे। हालांकि वो रिस्पॉन्स बहुत हेट वाले थे। फिर मुझे खुद को अच्छा लगता था, तो मैं पीछे एक कर्टन लगाती थी, जस्ट मोबाइल रखती थी और रिंग लाइट रखती थी और जस्ट कंटेंट बनाना शुरू करती थी। तो मेरे पास अच्छा माइक नहीं था, अच्छी लाइट नहीं थी, तो मुझे ना दिन में वो लाइट वर्क नहीं करती थी। तो मैं रात का वेट करती थी कि रात होगी तो मैं कंटेंट बनाऊंगी। और कई बार मेकअप के बीच में अगर बारिश आ गई तो बारिश की आवाज़ आती है बहुत तेज, मेरे तो फ़ोन में आती थी। तो मैं बारिश का रुकने का वेट कर रही हूँ। या फिर कई बार गली में कोई शादी फंक्शन है, नवरात्रि जागरण चल रहा है, तो मुझे उसके लिए भी वेट करना पड़ता था कि अगर ये बंद हो गया तो मैं शुरू करूंगी अपना काम, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। अगर लोग मेरी पुरानी मेमोरीज में जाके देखेंगे तो उन्हें दिखेगा मैंने डाला हुआ है अपने हाइलाइट्स में कि मैं 4 बजे 5 बजे 8 बजे तक सुबह तक काम कर रही हूँ। वो बहुत ज़रूरी है। चैलेंजेस मुझे यही आए, कभी तो जैसे तैसे करके सेविंग्स करके थोड़ा बहुत कमा के थोड़ा बहुत जॉब करके मैंने DSLR खरीद लिया। मुझे लगता था DSLR खरीद लो, चालू करो, बटन दबाओ, वीडियोस बन जाती है। मुझे थोड़ी पता था उसमें सेटिंग भी करनी होती है, लाइट होता है, अपर्चर होता है, इतनी सारी चीजें होती है। खरीद लिया, अब करूँ तो करूँ क्या उसका। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने माइक तो यहाँ लगाया है बट उसका तार मैं उसमें लगाना भूल गई DSLR में। पूरी वीडियो शूट कर डाली मैंने सुबह के 4 बजे तक, और जब मैं उसे एडिट करने जा रही हूँ तो उसमें आवाज़ नहीं है। और कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है उस DSLR में कि मैं मेकअप कर रही हूँ और कई बार मैं बटन ही दबाना भूल गई। मैंने पूरा मेकअप कर लिया, मैं देख रही हूँ वीडियो कहाँ है भाई, वीडियो ही नहीं है। मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती थी, तो मैं फरीदाबाद में कोई था इंसान मेरे रिलेटिव, मैं उसको 500 रुपये दे के अपनी वीडियो एडिट करवाती थी। यूट्यूब से देख के मैंने मेरा फर्स्ट कैमरा निकॉन था, मैंने यूट्यूब से देख देख के कैमरे की सेटिंग सही करी। यूट्यूब से देख देख के मैंने माइक वगैरह खुद की वीडियो कैसे एडिट करूँ वो तक सीखा। सीखते मैं यहाँ तक आ गई। तो ये रही है जर्नी। चैलेंजेस तो बहुत रहे हैं। नाउ दैट यू रन सच अ बिग अकेडमी, थोड़ा सा अपना अकेडमी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। कैसे आपकी टीम कैसी है, आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आप उनको कितना सपोर्ट करते हैं? देखो मैंने जो अकेडमी तक का सफ़र जो तय किया है, देखो मैं उसके बारे में बताऊँगी। जो मेरा अकेडमी तक का सफ़र रहा है ना, वो कैसे रहा है,
सी इतनी जल्दी तो देखो कोई एकेडमी नहीं बना पाता, ये तो मुझसे लोग पूछते हैं। राइट। हालांकि मैं मेकअप 7-8 साल से कर रही हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रही, टू बी ऑनेस्ट। उल्टा सीधा मेकअप जैसा भी मैंने किया, बट सोशल मीडिया पे भी मैं 2.5 years पहले ही आई हूँ, 2-2.5 साल लगा लो आप। तो 2-2.5 साल में अकेडमी बना लेना, टीम बिल्ड कर लेना और इतनी इस लेवल पे आना लोगों को चैलेंजिंग लगता है कि भाई कैसे कर लिया। करेक्ट। रही बात कि अकेडमी कैसे बनाई, सीरियसली आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी से 1 रुपए लाइक उधार ले लेते हो या फिर आप इंटरेस्ट पे ले लेते हो या फिर आप लोन ले लेते हो, मैंने कभी वो वाली लाइफ नहीं जी। मैं करूँगी तो अपने पैसों से करूँगी, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी। सो मैंने ना कंटिन्यू 1 साल तक कंटिन्यू घर में बंद रह के, मेरा जो घर है, जो मेरा फ्लैट है, उसके एक रूम में मैंने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ था और मैंने कंटिन्यू 1 साल तक वहाँ क्लासेस दी। और जो फंड आता था क्लासेस का, मैंने एक महीने में 4 क्लास निकाले। मैंने 1 साल तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस दी है। सो मैंने फ़ंड वहाँ इकट्ठा किया, फिर मैंने धीरे धीरे अकेडमी में लगाया। यहाँ मैं क्लास दे रही हूँ, यहाँ मेरा फ़ंड लग रहा है अकेडमी में। सो ऐसे करते करते मैंने स्टार्ट किया। मेरे पास जब मैंने अपने अकेडमी ओपन की थी, उससे पहले जब मैं बुकिंग के लिए अमाउंट देने गई थी, मेरे पास मेरे अकाउंट में सिर्फ मेरे ख्याल से 30 से 40 हज़ार रुपये थे बुकिंग अमाउंट। अब आप सोचो कि मेरी अकेडमी में 25 to 30 लाख रुपीज़ लग चुका है। अब मैंने वो कैसे तय किया? मेरी अकेडमी को बनना ऐसा नहीं कि मेरी 1 महीने में बन गई, मेरी अकेडमी को बनने में टाइम लगा, बट मैंने गिव अप नहीं किया। सो मैं ऑनलाइन क्लास देती गई, सेविंग्स आती गई, इधर मैं काम जो कर रहे अकेडमी में उनको पैसे देती गई। तो ऐसे करते करते अकेडमी बन गई। सो इंस्पायरिंग। लोग सोचते हैं पैसा आएगा तो लगाएंगे, यहाँ पैसा नहीं था, जो था उसमें बुकिंग की, फिर क्लासेस देते रहे, उसका फंड लगाते रहे। तो ऐसे करते करते ही चीज़ें होती हैं। आपके ऊपर है, आप करने वाले बनो, वरना तो हर चीज़ हो जाती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है आपके बारे में कि आपकी शादी हो गई है, सब लोग जानना चाहते हैं। हा। कौन बोलता है शादी हो गई? किसने बोला? मैंने बहुत सारे आपके कमेंट्स देखे, सब आपको बोलते हैं यू लुक लाइक अ मैरिड पर्सन, कांग्रेचुलेशंस फॉर द वेडिंग, ये सब बहुत कमेंट्स हैं आपके। बकवास करते हैं। अच्छा, ये सब रूमर्स फैल रहे हैं। नहीं भाई, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है। ऐसा गलत अफवाहें फैला रहे हो, और जो गलत अफवाहें फैला रहे हो ना भाई, चुप हो जाओ। नहीं हुई मेरी शादी, तुम आने वाले ऑप्शन बंद कर रहे हो मेरे लिए। तो ये गलत बात है, मेरी कोई शादी नहीं हुई। आई एम स्टिल सिंगल, अनमैरिड। सिंगल नहीं, अनमैरिड। अच्छा, आपका जो लास्ट वाला बैच हुआ था, जो लास्ट वाला सेशन था आपका जिसमें क्लासेस थी, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करिए, कैसे बच्चे थे? यार देखो, मैं अपने लास्ट बैच के एक स्टूडेंट के बारे में बताती हूँ। मेरी क्लास बैच में एक स्टूडेंट आई थी, उसने मुझे बोला था इंट्रोडक्शन में कि मैंने 300+ ब्राइड्स का मेकअप किया हुआ है। अब मैं तो ठहरी टीचर, मैं तो पकड़ लेती हूँ चीज़ों को, क्योंकि आप गुरु के सामने नहीं झूठ बोल पाओगे। टीचर हम ऐसे ही नहीं बने। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। नेक्स्ट डे मेकअप किया, देखा तो पता चल गया भाई 300 ब्राइड्स नहीं किया आपने। आपको फेस शेप नहीं पता, कंटोर्स नहीं पता, आई शेप नहीं पता, अकॉर्डिंग टू आई मेकअप, आईज के हिसाब से आपको आई मेकअप नहीं पता, आपको बेसिक तो कुछ भी नहीं पता, तो आपको पाउडर लॉकिंग नहीं पता, आपको लिप्स मैपिंग नहीं पता, तो आप कैसे मैं मान लूँ कि आपने 300+ 300+ ब्राइड की हुई है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे झूठ मत बोला करो यार, अकेडमी में आके पकड़ लेते हैं हम लोग। कोई रोल मॉडल रहा है आपका इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में मेरी रोल मॉडल तो देखो कोई नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, एक आर्टिस्ट थी से बोलूँगी बिकॉज थी। ओके। एक आर्टिस्ट थी जिनका मेकअप के लिए मैं बहुत ऐसे ओहो पागल थी। अब नहीं है। भूत उतर गया मेरा। खुद के रोल मॉडल है। अब मैं अपने खुद के रोल मॉडल हूँ। मैं बोलती हूँ कि इस दुनिया में टीचर होना चाहिए तो मेरे जैसा होना चाहिए, लड़की कोई हो तो मेरे जैसी हो, हार्ड वर्किंग, खुद के दम पे करने वाली, नौधारी की जिंदगी, बेसिक नीड्स को पहले पूरी करने वाली, शौक्स बाद में रखने वाली, पेरेंट्स को लेके चलने वाली, अपने पार्टनर को लेके चलने वाली, अपनी हर चीज़ में सपोर्ट करने वाली। कभी मैं देखे ना लोगों के दिल टूट जाते हैं और वो पूरा बदल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका दिल भी टूटा है तो आपके अंदर का जो प्यार है ना, वो खत्म नहीं होना चाहिए। भले आप अपना प्यार लोगों के लिए, दूसरे आने वाले इंसान के लिए बचा के रखो, लेकिन कभी भी इंसान के अंदर प्यार, इंसानियत,
डिग्निटी जो होती है वो नहीं खत्म होनी चाहिए मुझे। लेकिन जब भरोसा ही टूट जाता है तो दूसरे वाले इंसान को कैसे कोई विश्वास कर सकता है? कभी कभी हम गलत इंसान पे भरोसा कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता। हमारे जिंदगी में जो भी आता है हमें वो एक अच्छी चीज सिखा के जाता है। हर चीज के ना दो है, आप अगर इस साइड से देखो तो अलग है, इस साइड से देखो तो अलग है। आप हमेशा पॉजिटिव चीज देखो ना। आपकी लाइफ में भले ही कोई आया और उसने आपके साथ गलत किया और आपका दिल टूट गया, आप उस चीज की वजह से ये मत सोचो कभी कि पूरी दुनिया खराब है या हर लड़की ऐसी होती है या हर लड़का ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग आज भी हैं और इस दुनिया में भगवान आज भी है। सही टाइम पे सही जगह पे सही तरह से इंसान मिल जाता है। और मुझे जो लगता है जो बिना ढूंढे इंसान मिलता है ना, वो जिंदगी भर टिकता है। और सबसे बड़ी बात, आप में ना अगर आपके साथ कोई गलत है ना तो आपके अंदर गट्स भी होने चाहिए उसी टाइम उसे छोड़ने के लिए। दोनों चीज साथ लेके चलो। अगर अच्छा इंसान है तो जिंदगी भर निभाओ, खराब इंसान है तो छोड़ने की हिम्मत रखो उसी टाइम। हिम्मत होना चाहिए, करेक्ट, हिम्मत होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली भी रखो। इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशनल नहीं हो तो फिर आप इंसान नहीं हो, राइट? इमोशनल होना ज़रूरी है, बस दिमाग की बत्ती भी जली रहनी चाहिए। जहाँ आपको लग रहा है भाई ये चीज़ गलत है, उसके लिए बोलो कि गलत है ना? सो मुझे ऐसा लगता है इंसान को ऐसा होना चाहिए। प्यार तो अपने अंदर का कभी नहीं खत्म करना चाहिए। कोई फायदा नहीं ना आने वाले इंसान के साथ तुम इंसाफी ना करो, तुम्हारा दिल टूट गया है तो आने वाली लड़की को तुम सफर करवाओ, ऐसा थोड़ी होता है ना? सही बोल रही हूँ? करेक्ट, एकदम सही बात है। आपके टिप्स ले लेंगे हम लोग, सब हमको सबको लेनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर? भगवान को मानते हैं आप? मेरे अंदर भगवान से ना, शायद लोग सोचेंगे कि मैं बस बातें फेंक रही हूँ, बट मेरा ना भगवान से अलग ही कनेक्शन है। मेरे से ना वो अगरबत्ती जलाना और वो पूजा करना वो नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तुम अगरबत्ती जला रहे हो कल नहीं जला रहे हो, वहाँ धूल जम रही है। मेरा वो वाला नहीं है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरे को गुस्सा आएगा मैं बात कर लूँगी, मुझे बुरा लगेगा मैं डायरेक्टली बात कर लूँगी, मुझे कंप्लेंट है मैं सीधा से बैठ के बात कर लूँगी। मेरा ये वाला है। भगवान में बहुत श्रद्धा है, इसीलिए मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज मुझे जानवरों में भी भगवान दिखते हैं। कोई इंसान बहुत परेशानी से निकल रहा है मेरे सामने, मैं उसको हेल्प करना पसंद करती हूँ। कोई फीमेल किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, मैं उसको हेल्प करना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है मेरी भगवान के लिए यही श्रद्धा है। मेरे से वो मंदिर जाना, वो पूजा करना, वो व्रत रखना, फिर उल्टा सीधा बोलना, दूसरों को दुख देना, तकलीफ देना, मुझसे वो नहीं होता। मेरी वाला ये है कि मैं लड़कियों की हेल्प करूँ, गरीब आदमी की हेल्प कर दूँ। और मैं ये भी नहीं हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ तो मैं ढोल बजा बजा के दिखा रही हूँ कि देखो देखो मैंने सोशल मीडिया पे व्यूज़ पाने के लिए मैं दिखा रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ। नहीं, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कुछ किया भी है। सो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भगवान कभी भी आपको कभी भी ये कामयाबी दे तो लोगों की हेल्प ज़रूर करना। बिकॉज देखो मैं ना जिस बचपन से बीती हूँ ना, बहुत गरीबी वाला, बहुत तकलीफ़ों, आप समझ सकते हो गरीबी कितनी बेकार चीज़ है। सो मैं कभी भी किसी इंसान, लाचार इंसान, गरीब इंसान या किसी भी लड़की को किसी चीज़ में सफ़र करते देखती हूँ, मैं हेल्प कर देती हूँ। सो मेरे लिए भगवान ये है। मेरे पास एक पेट भी है, थेरेपी नाम है उसका। जब गणेश चतुर्थी आती है तो मुझे उसमें गणेश जी दिखने लगते हैं, जब शिवरात्रि आती है तो मुझे उसमें शिव जी दिखने लगते हैं। So cute. मैं उसे मारती नहीं हूँ, मैं उसे डांटती नहीं हूँ, मेरा जानवरों से भी बहुत लगाव है। सो मेरे लिए भगवान यही है, मेरे लिए इसके अलावा और कोई भगवान नहीं है। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू द मेकअप क्वेश्चंस। आजकल बहुत सारे लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो लोग ट्रेंड सेटर हैं या गॉड ऑफ आई मेकअप हैं, उस पर क्या आपका कहना है? देखो, कोई अपने आप को गॉड ऑफ आई मेकअप बोल रहा है, कोई अपने आप को ट्रेंड सेटर बोल रहा है। अगर उससे दुनिया बोल रही है तो अच्छी बात है। अगर वो खुद को गॉड ऑफ आई मेकअप बोल रहे हैं या वो खुद को ट्रेंड सेटर बोल रहे हैं तो खुद के मुंह से खुद की तारीफ तो देखो अच्छी नहीं लगती। करेक्ट। बुरा लग सकता है, हर्ट हो सकता है, बट अभी तो कुछ भी बोल लो, खुद को क्या ही फर्क पड़ता है। ये जो मुझे तो लगता है ये जो सोशल मीडिया है ना, इन मामलों में बहुत छोटा हो गया है। ऐसे ही आपको कोई ऐसा मिला है जो आपके पास ब्राइड आई है, वो बहुत नर्वस है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट के सामने बैठ के उसको कैसे करूँ? देखो, मेरे पास ब्राइड आई है बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके, ये नहीं कि मैं स्नेहा के सामने बैठी हूँ तो मैं क्या करूँ, नहीं। ब्राइड आई है एक्सपेक्टेशंस लेके आई है, बहुत घबराहट होती है उन्हें। मेरा काम होता है उन्हें चिल करना,
उनके एक्सपेक्टेशन है, उनको आंसर देना, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनका मेकअप करना, उन्हें खुश करना बस वो सेटिस्फाई होके जाए कि भाई हमने सही मेकअप आर्टिस्ट चूज़ किया, ऐसा ऐसा आर्टिस्ट चूज़ नहीं किया जो हमारे जवाबों का, हमारे क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं दे पा रहा। हम एक दिल से सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए ना, वो होता है पूरा। आज भी मेरे पास एक ब्राइड आई थी जिनका 4 मेकअप है, और वो बहुत घबराई हुई भी लग रही थी, बहुत चूज़ी भी थी, और उनको हेयर स्टाइल क्या क्या चाहिए उसमें चूज़ी थी, मेकअप में चूज़ी थी। सो मैंने उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से समझाया, उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ समझाया। तो और ये होना भी है यार, शादी एक बार होती है, चूज़ी नहीं बनोगे तो कैसे बनोगे? करेक्ट। चॉइस ही नहीं है इंसान की, तो वो इंसान थोड़ी है ना? राइट। चॉइस के लिए तो इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है कि मुझे ये पसंद है तो मैं इसके लिए मेहनत करूं। सो चॉइस होना इज़ वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात है कि आप उसको समझाओ, उसको शांत करो, उसके सवालों के जवाब देके उसे खुश कर दो, तो ऐसी आती है ब्राइड। तो ब्राइड्स ऐसा भी बोलती हैं कि हमें ये मेकअप पसंद है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आप बोलते हो उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के, उनका फेस स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है कि नहीं, आपको ये वाला बॉडी या आप ये वाला मेकअप आप पे सूट नहीं करेगा। हाँ, मैं समझाती हूँ, समझाने के साथ साथ मैं कुछ एग्जाम्पल्स फोटोज़ भी दिखाती हूँ, लेकिन मैं अपने ओपिनियन नहीं थोपती कि नहीं आप मेरे हिसाब से ये करो। मैं नहीं, मिक्स करते हैं, चॉइस को हम मिक्स कर देते हैं। आधी चॉइस मेरी हो जाती है, आधी उनकी हो जाती है, तो एक अच्छा सा कंबाइंड, एक अच्छा सा लुक निकल के आता है। सो कभी भी मैं अपनी रियल ब्राइड, रियल क्लाइंट पे ओपिनियन नहीं थोपती, मैं हमेशा उनकी सुनती हूँ, उनके हिसाब से मैं करती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रही, उनके हिसाब से मैं करती हूँ। जब उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती तो फिर मैं अपनी चीज़ें करके उन्हें खुश कर देती हूँ, तो वो सेटिस्फाई हो जाती है। ओके। लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि आप में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत एटीट्यूड है भाई, बहुत भरा हुआ है अंदर तक एटीट्यूड। कि आप ठीक से बात नहीं करते हैं लोगों से। कौन कौन बोलता है कि मैंने ठीक से बात नहीं की? तुम मेरे साथ बैठे तो सही। ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमियां हैं लोगों की। अब आप मुझे उल्टा सीधा बोलोगे सोशल मीडिया पे, तो मैं कोई देवी थोड़ी ना हूँ कि मैं हमेशा सीधी बन के रहूँ। उल्टा सीधा बोलोगे तो उल्टा सुन भी लोगे। हो सकता है कि उन्होंने बोला हो जिन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला हो। सो ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने आप को स्कोर दूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं एटीट्यूड है। मुझ में एटीट्यूड होगा भाई? मेरे को तो नहीं लगता है। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, मुझ में कोई एटीट्यूड नहीं है। आप मुझसे बैठ के बात करो, मेरे साथ चाय पियो। जो बच्चे मेरे बैच से पास आउट है, उन्हें बहुत करीबी उन्होंने मेरे साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है एटीट्यूड। जो इंसान जीरो से उठा है, खुद से मेहनत करके उठा है, वो उसमें एटीट्यूड होगा, नॉट पॉसिबल। मुझ में कोई एटीट्यूड नहीं है। सारी अफवाहें फैली हुई है मार्केट अफवाहें, वैसे अफवाहें होना भी बहुत ज़रूरी है। आंसर देने को मिलता है। हाँ, इंसान उठता भी तभी है, थोड़ा थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए ना। हाँ, स्पाइस तो होना चाहिए। आपने अभी कोई ऐसा आज तक कोई भी ऐसा मेकअप प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट किया है जो आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी कर लेते हैं? ना, अगर मैं उल्टे सीधे ब्रांड प्रमोट कर रही होती तो मेरे पास बहुत पैसे होते और मेरे पेज पे बहुत ब्रांड दिख रहे होते। मैं अभी भी जाके बोलती हूँ मेरा पेज खोलो और आप स्क्रॉल करो। आपको, मुझे नहीं लगता कि जो आर्टिस्ट उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं वो मैंने ब्रांड प्रमोट किया भी होगा। नहीं, देखो मेरी जो ऑडियंस है ना, उसके साथ ना मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं कल को कोई गलत प्रोडक्ट प्रमोट कर दूंगी बिकॉज ऑफ मनी फ्लो, सो बच्चे ने अगर वो प्रोडक्ट ले लिया और वो खराब निकला, बच्चे का ट्रस्ट खराब हो जाएगा। कल को मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रही होंगी ना, वो खरीदेगा नहीं, सो ट्रस्ट खराब हो गया। आई नो कि प्रोडक्ट प्रमोट करके बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा भर जाता है, पता नहीं क्यों अंदर से नहीं हो पाता। मैंने ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिजेक्शन दिया है, जिनको रिजेक्ट किया है, प्रमोट नहीं किया है, और मेरे पीछे बहुत सालों से पड़े हुए भी हैं। कर लो, मैं जवाब ही नहीं देती। नहीं हो, मेरे से नहीं हो पाएगा यार। यार बच्चों, मेरी डिग्निटी अलाउ नहीं करती, मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं आती कि तू कर ले। मेरा ऐसे खून जलता है ऐसे देख के, मैं क्यों करूँ इसे? खराब सा प्रोडक्ट है, घटिया सा प्रोडक्ट है। बनाने वाले ने थोड़ी तो इस पे एक्सपेरिमेंट किए होते, थोड़ा तो इसको सही से बनाया होता। अपने प्रोडक्ट तो देखते नहीं है, तो ये अंदर से चिड़ मचती है। अच्छा, आजकल मेकअप इंडस्ट्री में ऐसा कोई ट्रेंड चल रहा है जो आगे जाके एकदम फेड आउट हो जाएगा? ट्रेंड तो बहुत सारे चल रहे हैं। कोई जैकलिन फर्नांडिस बना के डांस करवा रहा है, कोई पार्क में डांस करवा रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई किसी को ऐश्वर्या राय बना रहा है, कोई किसी को आलिया भट्ट बना रहा है। तो
अपना अपना तरीका है लोगों का अपने काम को प्रेजेंट करने का, सो खत्म हो जाएगा ये। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप किसी को ऐश्वर्या राय बना रहे हो या आप किसी को जैकलीन बना के डांस करवा रहे हो और उससे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा या लोग आपसे सीखने आएंगे। मुझे नहीं लगता, नहीं। ये ट्रेंड है और ये ख़त्म भी हो जाएगा और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और ये ट्रेंड तो आते जाते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन भाई, हर्ट कर सकती है मेरी बातें किसी को, मिर्ची भी लग सकती है मेरी बातों से, बट ये किसी काम का नहीं है। अब जैकलिन फर्नांडिस बना के व्यूज़ तो आ जाएंगे, लेकिन आप उसमें आपको कोई काम नहीं मिलेगा। तो अगर काम मिल रहा होता तो सबसे पहले जैकलिन फर्नांडिस मैं बना के डांस करवाती या फिर ऐश्वर्या राय मैं बना के उसको डांस करवाती, या मैं आउटडोर शूट करती। सो जिस चीज़ में आपको कुछ है ही नहीं, उस चीज़ में जाना ही क्यों? करेक्ट है ना। सो मेरा टाइप नहीं है वो, यूज नहीं है मतलब इस चीज का, बिल्कुल कुछ यूज नहीं। आपको थोड़ी ना फिल्मोग्राफी में जाना है, कोई फिल्मोग्राफी में जाना है क्या? आपको नहीं जाना ना, तो मेकअप से उसका तो कोई लेना देना नहीं है। अभी के आज के टाइम पे लोग मॉडल को नचा दे रहे हैं, हाँ, डांस करवा दे रहे हैं। आप अभी मैं बताती हूँ इस बारे में, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। पता है क्या है, लोग ना पहले तो लुक करेंगे उस मॉडल का, फिर वो नाचेगी, फिर वो उसको अपने बाल खोल देगी, फिर उसका मेकअप खराब हो जाएगा। डियर मेकअप आर्टिस्ट, आपकी इज्जत खराब हो रही है वहाँ पे, बिकॉज एक आर्टिस्ट ने उसके हेयर बनाए, एक आर्टिस्ट ने उसका मेकअप किया, और फिर वो गानों पे नाच रही है। क्या रह गया उस चीज़ में? कुछ नहीं रहा, मुझे नहीं लगता। देखो, डांस करना, आप अदाएं दिखा सकते हो, आप थोड़ा सा लचक दिखा सकते हो, आप एक्सप्रेशन डाल सकते, पूरा ही नाच रहे हो पूरा घूम घूम के, उसका कोई फायदा थोड़ी है, ये कोई डांस शो थोड़ी है। ऑडियंस भी बिल्कुल पागल है डांस देखने के लिए, बिल्कुल पागल। उसको वो क्या करने जा रहे हैं? मेकअप थोड़ी सीखने जाते हैं, डांस देखने जाते हैं। तो ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए जो डांस देखने आ रहे हैं। मुझे कोई अभी मैं कुछ सिटीज़ में गई थी, बोल रहे डांस करो। क्यों भाई, मैं नाचने आई हूँ क्या यहाँ पे? आपसे पूछ बोला उन लोगों ने? हाँ, मुझसे बोला, मेरे मॉडल से बोला। भाई मैं पहले जाके बोल देती हूँ, मेरे स्टेज पे कोई डांस नहीं करेगा, ना मॉडल डांस करेगी, ना मैं डांस करूँगी। और अगर कोई एंकर होता है जो नाचने गाने वाला है, मैं उसको भी बोल देती हूँ कि मेरे स्टेज पे डांस नहीं होना चाहिए। मुझे डांस से कोई एलर्जी नहीं है, बट डांस वाली जगह पे डांस करो। करेक्ट। जहाँ डांस की जरूरत नहीं है वहाँ डांस क्यों करना? वो वल्गर लगता है, चीप लगता है, स्टैंडर्ड नहीं दिखता उसमें। सो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद। कोई डार्क सीक्रेट शेयर करो मेकअप इंडस्ट्री के बारे में? इंडस्ट्री की ना, मेकअप इंडस्ट्री की बहुत सी डार्क रियलिटीज़ है। लाइक जो मेकअप आर्टिस्ट अभी कुछ नहीं है ना, जो अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट है, उसे कोई नहीं पूछता, लेकिन जब वो एक फेम पर आ जाता है ना, लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं। ये यहाँ पर होता है, मैंने बहुत से एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं। वैसे आपको पता है हमारी मेकअप इंडस्ट्री में भी एक करण जौहर है। हाँ, नहीं, है एक करण जौहर, ऑडियंस को पता होगा एक करण जौहर है। अच्छा, आज मैं सबको लपेटूंगी आज मैं सबको लपेटूंगी। देखो, हो सकता है कि लोगों को हर्ट करे, मेरी बातें बुरी लगे, या हो सकता है लोग बोले कि ये फेम के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है। मैं व्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं करती, व्यूज़ के लिए मेरे पास बहुत कुछ है करने को, लेकिन मैं रियलिटी पे बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं जब मुँह खोलती हूँ तो मेरे मुँह से रियलिटी निकलती है। सो हमारी इंडस्ट्री में भी करण जौहर है, और वो करण जौहर ऐसा है कि अगर कोई अपकमिंग आर्टिस्ट है उससे पूछेगा भी नहीं, लेकिन जब आप एक लेवल पे आ जाओगे ना, भगा भगा पीछे आएगा, बिकॉज ऑफ उसे क्या चाहिए, व्यूज़ चाहिए, बिजनेस चाहिए। सो मुझे बहुत अजीब लगता है यार, अगर मेरे साथ, मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान है तो उसे पूछो भी, मुझे नहीं लगता आप उसे पूछो। सो हमारे इंडस्ट्री में भी एक करण जौहर है जो नेपोटिज्म को चलाते हैं, नेपोटिज्म के साथ है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर है ना, ऐसे हमारी इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री में भी एक करण जौहर है। सो एक एग्जांपल है, मैंने देखा है। एक आर्टिस्ट है, जब वो कुछ नहीं थी ना, तब तो किसी ने उसको भाव नहीं दिए, कोई उसका दोस्त नहीं बना। जब वो एक लेवल पे आ गई, कमेंट सेक्शन में सब भरे रहते हैं। ये ना मेकअप इंडस्ट्री में कुछ लोगों का ना ग्रुप है, हालांकि ये ग्रुप एक दूसरे की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, इनकी पीछे से आपस में बिचिंग चलती है। अब हम मेकअप इंडस्ट्री से हमें बातें आ जाती है, आपस में एक दूसरे से जलते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, और सामने फोटो डालते हैं, टैग करते हैं, हा शी इज सो नाइस, शी इज सो गुड, देखो कितनी अच्छी है, देखो इसने। बहुत फेक है, सबका पता है, बहुत फेक है सब, अंदर से ना ऐसे जल रहे होते हैं अंदर से। सो ये सब दिखते हैं कि ग्रुप में, लेकिन
एक दूसरे की बुराई भी बहुत करते हैं ये। मेरे को नहीं रहना ऐसे ग्रुप में, मैं क्यों रहूँ? मैं ऐसे ग्रुप की कभी मोहताज नहीं बनूंगी। भगवान ने कभी मुझे उस लेवल पे लाया भी ना, या मैं उस लेवल पे गई भी, ऐसे लोगों को क्या आसपास में भटकूंगी भी नहीं जो सिचुएशन को देख के फ़ायदा उठाते हैं। और कभी ऐसे लोगों को मौका देना भी नहीं है। मिर्ची लग सकती है, लेकिन सच बात है भाई, बहुत सच है। नेगेटिव बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। हर एक इंडस्ट्री में नेगेटिव लोग होते हैं। नेगेटिव नहीं है, ऑप्शनिस्ट ज़्यादा है, अपॉर्चुनिस्ट, करेक्ट। बहुत ऑप्शनिस्ट है। पीआर के पोल खुलवाती हूँ। पीआर्स बोलते हैं मंदिरों में जाओ, पीआर्स बोलते हैं लोग कनेक्ट करेंगे इन मंदिरों में जाओ, पीआर्स बोलते हैं रोने धोने की वीडियो बनाओ, पीआर्स बोलते हैं ये सब, ये क्या इस तरह का कंटेंट बना, ऑडियंस कनेक्ट करे। ये जो ऑडियंस है ना, इसको पागल बनाते हैं। ये जो मेरी ऑडियंस है ना, ये जो देख रही है, इन्हें पागल बनाने के लिए होता है ये पीआर्स करवाते हैं। समझे आप कॉन्सेप्ट? समझे? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऑडियंस स्मार्ट है, ऑडियंस को सब पता है आज के टाइम। शायद मेरी ये बात सुनने के बाद ऑडियंस स्मार्ट हो जाए। ये जो मंदिरों में लोग जा रहे हैं, राधा जी बन रहे हैं, कन्हैया जी बना रहे हैं, ये पीआर ही तो बोलता है करो। ऑडियंस बेवकूफ है, ऑडियंस को धर्म के नाम पे उल्लू बनाओ। डायरेक्ट पिंच मार दिया आपने तो। सच बोल रही हूँ, अब रियलिटी दिख रही है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं। कुछ लोग रियलिटी में भी भगवान पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग रियलिटी में भगवान से कनेक्ट करते हैं, डाल देते हैं इक्का दुक्का वीडियो। कुछ तो भगवान के नाम पे ही खेल रहे हैं। हाँ, उनको कुछ रोने धोने के नाम पे ही खेल रहे हैं। वो एक जरिया बना रखा है हम लोग ने। जरिया पीआर करवाती है उनकी। मेरी भी एक पीआर से बात हुई थी, तुम भी कर लो। मैंने उससे 2-3 बार तो बोल दिया, भाई देखो अभी मेरे से हो नहीं पाएगा। होली दिवाली पूजा हो गई, उसमें कर लिया तो कर लिया। भगवान के नाम पे मुझसे व्यूज़ नहीं बटोरे जाएंगे, और रोने धोने के नाम पे मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। एक तो मेरे से रोया ही नहीं जाएगा। सिर्फ व्यूज़ के लिए मेरे से नहीं रोया जाएगा। हालांकि मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली रही है, बहुत बुरी रही है, बहुत मारपीट सही है। बट अगर आप मुझे बोलो कि सिर्फ व्यूज़ के लिए रो दो, या आप थोड़ा सा रोने की एक्टिंग कर लो, या जब आपको सच में रोना आ रहा है जस्ट कैमरा उठाओ और वीडियो बना दो और इंस्पायर, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। पता नहीं क्यों अंदर का इंसान अलाउ नहीं करता। नहीं, वो सबकी नेचर अलग होती है। करेक्ट। आपका फेवरेट मेकअप ब्रांड कौन सा है विच इज अफोर्डेबल? अफोर्डेबल में अगर मैं बात करूँ तो फॉरएवर 52। Okay. उससे मेरा अलग ही कनेक्शन है फॉरएवर 52 ब्रांड से। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वही प्रोडक्ट देती हूँ, रिकमेंड करती हूँ। इनफैक्ट प्रैक्टिस भी मैं उसी प्रोडक्ट से करवाती हूँ। फॉरएवर 52 से ना एक जर्नी भी है, एक इंस्पिरेशन भी है, और मेरी लाइफ का सबसे अच्छा ब्रांड रहा है फॉरएवर 52, जिससे मेरी एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। कई बार होता है आप सोच सकते हो किसी ब्रांड से आपका कनेक्शन है, मेरा फॉरएवर 52 से कनेक्शन है। बिकॉज मेरी जब जर्नी की शुरुआत थी तब मैंने फॉरएवर 52 के साथ काम किया था। नो डाउट प्रोडक्ट्स फॉरएवर 52 के बहुत अच्छे हैं, और जो फॉरएवर 52 की जो मैम है जो उन्हें संभालती हैं, जो उनकी पीआर है माशा बांद्रा मैम, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मतलब एक ब्रांड को आपको किस लेवल पे लेके जाना है ना, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। उनसे मेरा तो उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन है। इनफैक्ट मैं उनसे इंस्पायर भी होती हूँ, बिकॉज वो बहुत अच्छी लेडी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करती है, और बहुत रियल एंड जेन्युइन है। हमारी कई बार व्हाट्सएप पे भी, जैसे मुझे कभी फॉरएवर 52 से कोई प्रोडक्ट चाहिए होते हैं कि मैम आप मुझे ये दे दो, मुझे ना बस एक बार मैसेज डालना होता है, तो माशा मैम एंड फॉरएवर 52 टीम मुझे वो भेज देते हैं विदाउट एनी डाउट। एंड अभी हमारी ना 7 डेज़ की हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमें 120 स्टूडेंट्स के लिए एवरीडे प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट चाहिए थे। हमने फॉरएवर 52 से बात की, और उन्होंने हमें खुल के प्रोडक्ट दिए, हमें खुल के प्यार दिया, हमें खुल के सपोर्ट किया। सो फॉरएवर 52 मेरा फेवरेट ब्रांड भी है, अफोर्डेबल भी है, प्लस उनसे मेरा कनेक्शन भी है। अब एक ब्रांड आपके किसी मोमेंट में, किसी ऐसे वक्त में कोई ब्रांड आपके काम आ जाए और आपको खुल के दे अपने प्रोडक्ट, कितनी अच्छी बात है। हर कोई ब्रांड का इतना बड़ा दिल थोड़ी होता है, हर किसी ब्रांड टीम का, कि आपको खुल के प्रोडक्ट दे दे, आपकी हेल्प कर दे, आपको सपोर्ट कर दे। सो इसीलिए फॉरएवर 52 एक तो मेरा फेवरेट ब्रांड है, प्लस फॉरएवर 52 में जो माशा मैम है, उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत अच्छी लेडी है वो, बहुत अच्छी, बहुत हार्ड वर्किंग। उन जैसी लेडी नहीं देखी मैंने आज तक। सुपर्ब। सो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फॉरएवर 52 के साथ।
कनेक्शन भी है। ब्रांड के साथ एक मोहब्बत है आपकी, एक कनेक्शन है, मतलब मोहब्बत तो मेरी नहीं फॉरएवर करता। के साथ ही है। फॉरएवर 52 से मेरी मोहब्बत भी है, मेरी जर्नी भी है, मेरा दिल वाला कनेक्शन है उससे। ब्रांड्स के साथ आप लोग कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। जो ब्रांड मुझे खुल के काम करने की आज़ादी देता है उसके साथ मैं खुल के काम करती हूँ और अपने तरीके से प्रमोट करती हूँ। जो ब्रांड मुझे स्क्रिप्ट लिख के देता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे बोलो, आउट ऑफ द सिलेबस जाके बोलो, आउट ऑफ द कंफर्ट जाके बोलो, तो मैं नहीं करती वो। मैं स्क्रिप्टेड वाले आपके वर्ड्स में अपने मुंह से बोलूँ, इस तरह के ब्रांड्स पे मैं काम नहीं करती। आपको मेरे पेज पे बहुत कम ब्रांड मिलेंगे। मुझे मेरे पेज पे आपको वही ब्रांड मिलेंगे जिनके प्रोडक्ट अच्छे हैं ओके। और जो मुझे फ्रीडम देते हैं प्रमोट करने की या उन्हें यूज़ करके उन्हें उनके बारे में अवेयरनेस देने की। अब मेरी ऑडियंस है, मुझे पता है मेरी ऑडियंस को कोई चीज़ कैसे समझ आती है, तो मैं उसी तरीके से प्रमोट करूँगी। अब कोई ब्रांड बोले मुंह पे पानी डाल के ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, नहीं आपको पर्टिकुलरली ये बोलना है, नहीं आपने लास्ट में इसकी जगह ये बोल दिया, आप डिट्टो ऐसे, मेरे से नहीं होता भाई, ले जाओ अपना प्रोडक्ट। तो अगर ब्रांड देखो, एक आपके 600 के फॉलोवर है, आपके जितने भी फॉलोवर हैं, आपको अपनी ऑडियंस पता है कि आप किस तरह से उन्हें समझाओगे तो लोग कनेक्ट करेंगे। राइट। और आप मेरे मुंह पे वो वर्ड दे दो जो जिससे ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं करेगी, तो मैं क्यों बोलूं? राइट। तो मैं ऐसे फोर्सफुली या ऐसे काम ही नहीं करती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट टू वर्क विद अ ब्रांड। हाँ ज़रूरी है, क्योंकि ब्रांड से हम है, हमसे ब्रांड है। ओके। अब आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाना है तो आप कहाँ जाओगे? इन्फ्लुएंसर्स के पास तो नहीं जाओगे, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे जो मेकअप आर्टिस्ट जिस लेवल पे कर पाएगा। करेक्ट। सो ब्रांड है तो हम है तो ब्रांड है। ओके। एक मेकअप, अगर कोई मेकअप ब्रांड है तो उसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना है तो उसे मेकअप आर्टिस्ट के पास ही जाना चाहिए। ओके। अच्छा, मैंने काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट के पेजेस पे देखा है कि वो लोग लुक क्रिएट करते हैं, फेस्टिवल लुक्स होता है, जैसे आजकल गणपति चल रहे हैं, एक गणपति का लुक हो गया, नवरात्रि का लुक हो गया। आप कभी ये नहीं करते? मैंने कभी यहाँ पे पेज पे देखा ही नहीं है। मैं फिर से बोलूँगी, मेरा ना भगवान से एक बहुत अलग कनेक्शन है। हम इंसान इस लायक ही नहीं है कि हम भगवान का रूप रखें। मैं तो ऐसे ही मानती हूँ, मैं अपने आप को भी। हम इंसान की कोई औकात नहीं है कि हम भगवान का रूप रखें। हमारे अंदर जलन भी है, चिढ़ भी है, नफरत भी है, दूसरों की बुराई भी करते हैं, दूसरों के लिए बुरा भी सोचते हैं, दूसरों को बर्बाद करने का दिमाग में थॉट भी लाते हैं। तो हम अपने आप को भगवान का रूप कैसे धारण कर सकते हैं? समझ रहे हो आप? राइट। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम भगवान का रूप, ये देखते हो ना, वो राधा बन गई, कृष्ण जी बन गए। नहीं पाएगा। मैं नहीं कर सकती, मेरे से हो नहीं पाएगा। मैंने कभी अपने पेज पे मैं देखती हूँ नवरात्रे आते हैं तो देवी जी बन जाते हैं, राधा जी बन जाते हैं, कृष्ण जी बना देते हैं। मेरे को ये सब ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ये बकवास लगता है, क्योंकि हम इंसान की कोई हैसियत ही नहीं है कि हम भगवान का रूप रखें। भगवान एक अलग चीज़ है। आप पूरी जिंदगी खत्म कर दोगे ना, तब भी आप भगवान के उस पर नहीं आ पाओगे। तो भगवान को भगवान तो आपकी भलाई के लिए बिक जाते हैं रोड पे मूर्ति के रूप में। करेक्ट। और आप खुद भगवान बन रहे हो तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, आजकल ना आपने जैसे नोटिस किया होगा, दुनिया बहुत फास्ट है, बहुत चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती हैं। तो आपने जब स्टार्ट किया था, काफ़ी टाइम हो गया उसको, आई एम श्योर, और अभी तक कितना चेंजेस देखे आपने, कितना रैपिड चेंज देखा है मेकअप इंडस्ट्री में? देखो पता है, मेरी ना मैं ऑनेस्ट आंसर देती हूँ। मैं ना ज़्यादा लोगों को देखती हूँ, ना ज़्यादा लोगों से कंपटीशन करती हूँ। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या चेंज हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कर लिया, किसका क्या चल रहा है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। जब आप बहुत फोकस्ड होते हो ना अपने काम में, आपको कभी कंपटीशन नहीं दिखता, आपको कभी नहीं दिखता कौन क्या कर रहा है। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कितना कोई चेंज हो रहा है, कितना किसका क्या चल रहा है। मुझे लगता है मैं उन सब चीज़ों से परे हूँ। मेरे को क्या दिखता है, काम आज ये करना, आज ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, बस। मेरे को मतलब ही नहीं है। मैं दुनिया से, मेरा कनेक्शन कटा हुआ है। ओके, जस्ट फोकस ऑन द वर्क। फोकस ऑन द वर्क, और फोकस ही होना चाहिए। राइट। आसपास तुम जितना दूसरों को देखोगे, जितना दूसरों से कंपटीशन करोगे, उतना ही तुम अपने आप को नीचे पाओगे, उतना ही तुम नफरत की आग में जलोगे, या फिर कंपटीशन की जो एक फायर होती है उसमें जलोगे। मेरे से नहीं हो पाएगा।
मुझे क्या पता मैं किस तरह की प्राणी हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता चलता कई बार। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, दैट्स ऑल। सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। मैं लोगों को भी यही बोलती हूँ, ना इधर देखो ना इधर देखो, जस्ट फोकस करो। जो आज है उससे बेटर करने का ट्राई करो, कोशिश करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, टेक्निकल चीज़ें सीखो, कैमरा हैंडल सीखो, माइक हैंडल, एवरीथिंग सब सीखो जो तुम कर सकते हो। ओके, बस इसी में बिजी रहोगे, पता ही नहीं चलेगा कब टाइम कट गया, कब दिन कट गया। आपको पता है मुझे ना 24 एक वक्त ऐसा था कि मुझे पूरे दिन के 24 घंटे ना इतने लंबे लगते थे, और आज ये वक्त है कि मेरे लिए ये 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे को पूरे दिन में इतने सारे काम करने पड़ते हैं, इतने सारे प्लानिंग्स लेकर आती हूँ एवरीडे अकेडमी, उसमें से कुछ ना कुछ एवरीडे रह ही जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान इस 24 घंटे को थोड़ा सा और बढ़ा क्यों नहीं देते। इतना बिजी होना चाहिए लाइफ में इंसान को। अगर आपको अपने दिन के वो 24 घंटे कम लग रहे हैं तो इट मीन्स आप बहुत अच्छा जा रहे हो, और आपको अपने दिन के वो 24 घंटे बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो आप भैया गलत ट्रैक पे हो। आपको तो और कमी है। कहीं तो कमी है, कहीं तो गलत जा रहे हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे बता नहीं रहे चलेगा। हो। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कब दिन निकल गया कब रात हो गई पता नहीं चलता। सच बता रही हूँ, इतनी मेहनत होती है इस चीज में। नहीं, मैंने पर्सनली देखा है, जब भी मैं आपके स्टूडियो आता हूँ, आपके एकेडमी आता हूँ, आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। कभी ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, कभी आप किसी बच्चे के साथ उनके मेकअप में लगे रहते हैं, कभी किसी को कुछ क्लासेस दे रहे होते हैं। तो यू आर ऑलवेज बिजी विद योर थिंग। बिजी, जब मैं बिजी होती हूँ ना मुझे ध्यान ही नहीं जाता कौन क्या कर रहा है, किसकी किससे लड़ाई चल रही है, किसका किससे चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता किसका क्या है, और मुझे जानना भी नहीं है सच बताऊं तो। और सच बताऊं तो ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। करेक्ट। आप जितना बिजी रह सकते हो आपके लिए उतना ही बेटर है, आप उतने ही ड्रामों से बचे रहोगे। आप देखते हो जो सबसे ज्यादा फ्री इंसान है वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है। सबसे ज्यादा दुखी है, करेक्ट। और जो सबसे ज्यादा बिजी इंसान है उसके पास सोचने का वक्त ही नहीं है कि वो दुखी है। सो बिजी रहना बहुत जरूरी है। बिजी रहने से आप अपने दुख दर्द तकलीफ सब भूल जाते हो। करेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड। आपके मैंने कमेंट सेक्शंस में गया, देखा उसमें कितने नेगेटिव कमेंट्स हैं, आप उससे कैसे बियर करेंगी। तो मैं एक बार आपको वो कमेंट्स एक बार दिखाता हूँ। नेगेटिव कमेंट, अब बड़ा आईडी भी बोलूंगी मैं किसने नेगेटिव कमेंट बोला है। चलो, एक कमेंट था, आपको इस तरह कपड़े पहनकर शर्म नहीं आती? अच्छा, और जब मैं मिनी स्कर्ट पहन पहन के क्लासेस में ज्ञान दे रही होती, मेकअप सिखा रही होती, तब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तब तो नहीं बोलते मैडम आपने ये कपड़े पहन रखे हैं। तुम्हारे हिसाब से मैं सूट पहनूं साड़ी पहनूं तो ही मैं अच्छी लगूंगी। बहन, अपने मम्मी पापा के अपने घर के ओपिनियन मुझ पे मत थोपो। एक बात मुझे ना एक बात याद है, मैं बताती हूँ। पिंजरे में रहने वाले इंसान को लगता है कि अपनी मर्जी से चीजें करना बेकार है, या जो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी रहा है वो आज़ादी बेकार है। समझ रहे हो? जो इंसान बंदिशों में रहा है ना कि आप ये नहीं पहन सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, और जो दूसरा बंदा फ्रीडम में जी रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, वो पिंजरे वाले बंदे को लगेगा कि वो बंदा खराब है। तो इनका वही हाल है। इनके मम्मी पापा तो इन्हें कुछ करने दे नहीं रहे हैं, बेचारे डिप्रेशन से कमरे में बंद पड़े हैं, तो इन्हें लगता है कि हमने जो पहन रखा है वो खराब है। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा कम खाया करो, धरती संकट में पड़ जाएगी। अच्छा, कितना खाओ मुझे वो भी कमेंट कर देते, कितनी क्वांटिटी में खाओ वो भी कमेंट कर देते। अगर मैं आपके हिसाब से जिंदगी जीऊंगी ना तो मैं शायद 2 साल भी नहीं जी पाऊंगी, डिप्रेशन में चले जाऊंगी। तो आप अपने ओपिनियन अपने घर तक ही रख। और दूसरी चीज, तुम्हारे घर में भी तो मम्मी होती है मोटी। हाँ, सही बात है। पापा भी मोटे होते हैं, तो अपनी मम्मी को बोलते हो ए कम खा, धरती फट जाएगी, धरती हिल जाएगी। So you should never body shame anyone. हाँ, प्यार बांटो, प्यार करो, पॉजिटिविटी लाओ भाई। एक कमेंट है आपका, कौन तारीफ कर रहा है, बेवकूफ लग रही है। इतना अच्छा सूट पहनकर, इतना अच्छा मेकअप लगाकर, इतनी महंगी वॉच पहन के बैठी हूँ मैं, आपको मैं बेवकूफ लग रही हूँ? आपको मैं बेवकूफ लग रही हूँ? मुझे लगता है मुझे ना अपने बैग में ना एक मिरर कैरी करके रखना चाहिए, जो मुझे ये बोले पहले मैं उसे उसकी शक्ल दिखाऊंगी, ले बहन तू देख। जिसने मुझे कमेंट किया, अभी मिरर खोलो और अभी अपना चेहरा देखो, अपने आप को देखो और मुझे देखो। एक कमेंट है, इनका
होठ ऑलरेडी अच्छी शेप में है, क्या ज़रूरत है लिपस्टिक को उठा के लगाने की? अब भाई देखो, मेरी लिपस्टिक, मेरा मेकअप, मेरे होठ, चाहे मैं यहाँ तक लगाऊं, चाहे मैं ना लगाऊं, चाहे मैं बहुत ज्यादा, तुम्हें क्या मतलब? तुम कौन हो? हु आर यू? एक तो बहुत फनी कमेंट है, आप कुछ टाइम पहले प्रेग्नेंट थे क्या? व्हाट द फक? कौन है ये? किसी ने तो लिखा है। बड़े बदतमीज लोग हो तुम। जब मेरी शादी नहीं हुई तो प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई? कैसे कैसे कमेंट्स आते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर में बहुत दुखी हैं, जिनके घर में खुद की कोई इज्जत नहीं है, कोई इन्हें रोटी भी नहीं पूछता, तो ये सोशल मीडिया पर आकर समझो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये वो लोग हैं। राइट। और इन्हीं लोगों को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए ना, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। और ये लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं होते। इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं है, एक ही काम किया, हेट फैलाना। तो हेट फैला रहे। हालांकि मुझे ऐसे कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मजा बहुत आता है जवाब देने में। इसको कभी भी फनी वे में ले लेना चाहिए भाई, ठीक मैं है। तो फनी वे में लेती हूँ, मैं तो बहुत फनी वे में लेती हूँ, बहुत, मुझे तो बहुत फनी लगता है ये सब। चलो अब आपको एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देना है विदाउट सोचे हुए, ठीक है। ठीक है। न्यूड लिपस्टिक और बोल्ड रेड? न्यूड। मस्कारा और लैशेस? मस्कारा। फाउंडेशन ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर? ब्यूटी ब्लेंडर। क्लासिक लुक और एक्सपेरिमेंटल लुक? क्लासिक। स्मोकी और नेचुरल आई? नेचुरल आए। वन मेकअप प्रोडक्ट यू कैन नॉट लिव विदाउट? वन प्रोडक्ट जिसके बिना मैं नहीं रह सकती। इसका आंसर तो मैं बहुत सिंपल बताऊंगी, मैं थोड़ा टाइम लूंगी। हाँ। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना जिसके बिना मैं नहीं रह सकती। ओके। मैं पर्सनली जब घूमने भी जाती हूँ तो मैं कुछ लेके नहीं जाती अपने लिए। मैं स्किन केयर के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं प्रोडक्ट के बिना रह सकती हूँ। ग्लिटर, लव इट और हेट इट? ग्लिटर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे क्लास के बच्चे बोलते हैं ग्लिटर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मेरे को पर्सनली नहीं पसंद। आपका गो टू लिपस्टिक शेड क्या है? न्यूड। मोस्ट अंडररेटेड प्रोडक्ट? ऐसा तो कोई नहीं है। अब कोई मोस्ट अंडररेटेड प्रोडक्ट तो मैं यूज़ क्यों करूँगी? करेक्ट। पॉइंट अभी बोला था ना मैंने कि मैं वो प्रोडक्ट प्रमोट ही नहीं करती जो बकवास होते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने उनमें हाथ डाला ही नहीं कभी। आपके मेकअप बैग में अभी क्या है? स्किन केयर। नो मेकअप, ओनली स्किन केयर। मैं मेकअप प्रोडक्ट्स लेके नहीं चलती। मैं स्किन को बेटर करने पे ध्यान देती हूँ। बिकॉज जब आप अपनी स्किन को बेटर करते हो तो आपकी मेकअप की लेयर ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सो स्किन केयर पे ध्यान दो लड़कियों। स्किन केयर इंपॉर्टेंट है मेकअप को सेटल करने के लिए फेस पे? स्किन केयर एक अलग चीज़ है। स्किन केयर लाइक आपके डार्क सर्कल कम होते हैं, आपके माउथ एरिया पे जैसे डार्कनेस है वो कम होती है, आपका फोरहेड बहुत डार्क है वो कम होता है, आपकी स्किन फ्लॉलेस होती है। जब आपकी स्किन फ्लॉलेस होगी तो आपके फेस पे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगेंगे, कम लगेंगे, लेस हो जाएगी क्वांटिटी। तो जब लेस क्वांटिटी हो जाएगी तो आप बहुत नेचुरल दिखते हो। आपका लुक चेंज नहीं होता, जैसे आप दिख रहे हो आप वैसे ही दिखोगे। बट जब आपके फेस पे बहुत एक्ने है या फिर आपके फेस पे बहुत डार्क सर्कल है, बहुत पिगमेंटेशन है, उसको कवर करने के लिए हमें लेयरिंग करनी पड़ती है। जब हम लेयरिंग करते हैं तो जो आप दिख रहे होते हो आपका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। ओके। तो कई बार भर भर के पिगमेंटेशन लेके मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना कि हमारा नेचुरल मेकअप नहीं लग रहा, भाई नेचुरल मेकअप लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपके देवी जी डार्क सर्कल भी छुपाने हैं और आपको नेचुरल मेकअप भी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप स्किन केयर स्ट्रॉन्ग करो, अपना मेकअप की लेयरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। स्किन केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्किन केयर अपना अच्छा रखोगे तो आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि कई बार आपको मेकअप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। करेक्ट है ना? करेक्ट। बस ऐसे 2 थप्पड़ मारे ऐसे ब्लश जैसा हो जाएगा और बस और बाहर निकल जाओ बस। बी रेडी। कोई पूछे क्या लगाया, मेरे नेचुरल चिक्स है ये तो। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होता है? कुछ नहीं होती, मैं घर में बैठी होती। जब आपका पैशन, जो जिस चीज़ से आपको प्यार है, जिस चीज़ में आपका पैशन है, आप वो नहीं करोगे तो आप क्या ही बन पाओगे अपनी ज़िंदगी में, कितना दूर जा पाओगे? तो मैं कुछ नहीं होती। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बातों से कनेक्ट कर पाए, हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से कनेक्ट ना कर पाए, हो सकता है कुछ लोगों की फीलिंग हर्ट हुई हो मेरी बातों से, हो सकता है कोई बोले कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई स्टाइल नहीं है। स्टाइल तो हम खुद बनाते हैं। क्या आपको क्या लगता है किसी और को कॉपी करके आप उसे स्टैंडर्ड बोलते हो? आप पूरी पर्सनालिटी को किसी और को देख के आप उसे कॉपी कर रहे हो तो क्या उसे स्टाइल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। स्टैंडर्ड और क्लास वही होता है जो आप रियल हो, जो आप रियल दिखते हो। आप कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, आप जो हो, आपका जो ऑरा है, आप वही हो, वही क्लास होता है और वही स्टैंडर्ड होता है। करेक्ट मेरे हिसाब से। करेक्ट।
मैं आज से कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद मैं कुछ भी हूँ, लेकिन मैं आज भी जो मैं थी मैं उसी हिसाब से बैठी हूँ, या मैं उसे अब देखो मैं पैर ऐसे ऊपर करके बैठी हूँ पॉडकास्ट में, ठीक है? Correct. तो क्या मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो गया? बिल्कुल भी नहीं। कंफर्टेबल बैठना कब से स्टैंडर्ड डाउन हो गया? है ना? करेक्ट। अपने दिल की बात बोलना, अपनी बात पब्लिक के सामने रखना दिल खोल के, कब से स्टैंडर्ड डाउन हो गया? राइट। तो ये जो स्टैंडर्ड क्लास करते हैं, बहुत नकली दिखावटी लोग होते हैं। और एक चीज और बताती हूँ, अब मैं अपने बैच के बारे में बताती हूँ। मेरे बैच में जब तक 10 दिन तक कोर्स चल रहा है, मैं डेली आती हूँ, मैं डेली टाइम पर आती हूँ, और प्रैक्टिस के टाइम पे मैं डेली बच्चों के साथ अंदर बैठी होती हूँ। चाहे मैं वहाँ पर चाय पी रही हूँ, चाहे मैं बच्चों के पास जाके बात कर रही हूँ, चाहे मैं हंसी मजाक कर रही हूँ, बट मैं बच्चों के पास पूरे दिन बैठी रहती हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि आप जाओ प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद आपका लुक हो गया, मैं आई जस्ट जज करके चली गई। ये बहुत सी एकेडमी में हो रहा है और होता भी है, बट मेरी एकेडमी में ये नहीं होता। मैं एक ऐसी टीचर हूँ कि मेरे साथ जो चीज़ें मेरे कोर्स के दौरान हुई हैं, मुझे वो अपने कोर्स में अपने बच्चों के साथ नहीं करनी। कि टीचर जस्ट देखने आ रहा है और चला गया, और कभी कभी वो देखने भी नहीं आया। आपने इतना महंगा आउटफिट लिया, इतनी महंगे मॉडल ले, इतना एफर्ट्स लगाए, और टीचर देखने भी नहीं आया, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। नकली टीचर हो फिर तुम। करेक्ट। बट मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपको मिर्ची लग सकती है गाइज। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं लगेगी। अगर कोई टीचर, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट जस्ट लुक देख के और चला जा रहा है, वो नकली टीचर है। और कोई टीचर आपसे बात कर रहा है, आपके साथ बैठा है, आपके लिए अवेलेबल है, आपको समझा रहा है, आपकी चीज़ों को ठीक कर रहा है, आपकी सारी चीज़ों में साथ दे रहा है, वो असली टीचर है। मैं फेक नहीं हूँ। मेरे को जो मैं हूँ वो मैं हूँ। मैं सामने भी ऐसी हूँ और कैमरे के पीछे भी ऐसी हूँ, और एकेडमी में बच्चों के साथ भी ऐसी हूँ। करेक्ट। मैं ऐसी ही हूँ, और लेकिन मैं बिजनेस के मामले में भी बहुत खड़ूस हूँ। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना स्पेस छोड़कर कहीं जा रही हूँ किसी ब्रांड के लिए, तो मुझे उस मूवमेंट के पैसे चाहिए। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमेन भी हूँ, लेकिन साथ में मेरा ऑडियंस से और मेरे बच्चों से अलग कनेक्शन है। हमने जहाँ कोर्स किए, हमने बहुत सफ़र किया है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो सफ़र मैं करके आई हूँ अपने पैसे बर्बाद करके, वो सफ़र मेरे ऑडियंस करे। सो इसीलिए मैं वो चीज़ करती नहीं हूँ। मैं अपना दिल, अपनी जान, अपने एफर्ट्स सब लगा देती हूँ एक बच्चे को सिखाने में। और जो मेरी एकेडमी से पास आउट हुए हैं, उनको ये बात पता है कि एंड मूवमेंट तक एफर्ट्स लगाए हैं। चलो, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू स्नेहा शर्मा जी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आई होप टू सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, आप ये पॉडकास्ट देख के आप बहुत सारे कमेंट करना, बहुत सारा प्यार देना, और आप भी मेरी तरह रियल ही रहना। बी रियल। थैंक यू। बाय बाय। ओके गाइस, सो आज आपको बहुत सारा मसाला, तड़का, स्पाइस एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक मिल गए होंगे। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट चैनल एंड ये पॉडकास्ट जो इंटरव्यू हमने शिवम त्यागी जी और हम स्नेहा शर्मा ने मिलके जो किया है, सो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं, और भी बहुत सारे एपिसोड आएंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, एंड इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का हैंडल आपको दे रही हूँ, तो जाके जल्दी से फॉलो कर लेना। एंड स्टे ट्यून, हम मिलेंगे नए एंड न्यू गेस्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। सो अभी के लिए हम करते हैं बाय बाय।